स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक साइंस के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझते हैं और ये जानते हैं कि तंतु किसे कहते हैं। तो देखिए, तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनते हैं उन्हें तंतु कहते हैं। आप तागा बोलो या धागा बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये जो तागे और धागे होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे बने होते हैं? तो वो बहुत ही पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं और वो जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनते हैं उसे ही हम लोग तंतु कहते हैं। तो इस तरीके से अब आपको तंतु का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि तंतु किसे कहते हैं तो आप उसे सिंपली बता सकते हैं कि तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं। और रही बात वस्त्र की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वस्त्र किसे कहते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है तो देखिए, बहुत सारे तागों या धागों को मिलाकर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब हम बहुत सारे तागे या धागों को मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा? वस्त्र का निर्माण होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम तंतुओं के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, यानी कि तंतु किन किन प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जो प्रकार होता है वो प्राकृतिक होता है। यानी कि वैसे तंतु जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और दूसरी प्रकार की जो तंतु होती है वो होती है संश्लिष्ट तंतु। यानी कि वैसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती उसे हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वैसे तंतु जिसे लैब में तैयार किया जाता है या फिर मानव के द्वारा तैयार किया जाता है उसे हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। लेकिन जो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है बल्कि हमें प्रकृति प्रदान करती है, वैसे तंतु को हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो अब आपको ये दोनों तंतुओं में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु के बीच अंतर क्या होता है। वहीं अगर हम प्राकृतिक तंतु के बात करें तो उसके अंतर्गत हमें ये जानना है कि प्राकृतिक तंतु हमें किस तरीके से प्राप्त होता है और किन से प्राप्त होता है। तो देखिए, जो प्राकृतिक तंतु होता है फ्रेंड्स वो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होता है। और चूँकि वो नेचर के द्वारा हमें मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जंतुओं और पादपों से जो प्राप्त तंतु होता है वो प्राकृतिक तंतु होता है। वहीं अगर हम पादप तंतु के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो जो रुई और जूट होता है वो पादप तंतु है और जूट को ही हम लोग पटसन भी कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वैसे तंतु का नाम बताओ जो कि हमें पादपों से प्राप्त होती है तो हम सीधे से बता देंगे रुई और जूट। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि जंतुओं से प्राप्त तंतु का एग्जाम्पल बताओ तो हम बताएंगे ऊन, फिर रेशम। अगर हम ऊन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ऊन की जो प्राप्ति हो रही है हमें भेड़, बकरी, खरगोश और याक से हो रही है। यानी कि हमें जो ऊन प्राप्त होता है वो किन जंतुओं से प्राप्त होता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, खरगोश से और याक से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम रेशम तंतु की बात करें तो रेशम का जो हमें प्राप्ति होती है वो रेशम कीट कोकून से होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से याद रखना है कि हमें पादप से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं और जंतु से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम संश्लिष्ट तंतु की बात करें तो हम देखते हैं कि वैसे तंतु जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जाता है, यानी कि केमिकल्स के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। यानी कि हमें इसके एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है कि संश्लिष्ट तंतु के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे और प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत जो जो तंतु आते हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पादप तंतु के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लेते हैं, यानी कि एक्सप्लेन करते हुए हम इसे पढ़ लेते हैं कि जो पादप तंतु होता है वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो तो हमने जान लिया है कि रुई होती है, जूट होती है। अब रुई की प्राप्ति हमें कैसे होती है और
वो कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ पादप तंतु के अंतर्गत हम रुई की बात करते हैं। तो देखिए, जो रुई होती है वो कपास तंतुओं से बनती है और इसका जो उपयोग होता है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो लैंपों में बत्तियाँ बनाने के लिए करते हैं, गद्दों में करते हैं, फिर रजाइयों और तकियों में करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे घर में जो रजाई होती है, तकिया होती है, उसमें रुई भरा जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और ये जो रुई होती है वो किन से बनता है। तो आपको याद रखना है कि जो रुई है वो कपास तंतुओं से बनता है। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी जो फसल होती है, यानी कपास की जो फसल होती है, वो कैसी जलवायु में उगाई जाती है, तो ये जो फसल होती है फ्रेंड्स, वो काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो कपास की फसल होगी वो कैसी मिट्टी में होगी, तो काली मिट्टी में होगी, और वहाँ का जलवायु कैसा होगा, तो उष्ण जलवायु होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कपास की फसल काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। और अगर हम बात करें कि वैसे राज्य जहाँ पे कि कपास की खेती होती है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटक जैसे राज्यों में कपास की खेती की जाती है। और देखिए, कपास से जो हमें फल प्राप्त होते हैं, तो उसके बाद क्या क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, कपास के पौधों से प्राप्त फल, यानी कि कपास के पौधों से जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम लोग कपास गोलक कहते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो कपास के पौधे से जो प्राप्त फल होता है उसको हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि हाथों से चुन चुन कर उसे प्राप्त किया जाता है। और जब हाथों से चुन लिया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि बीज और जो रुई होती है एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। बीज को अलग कर दिया जाता है और उसमें से जो रुई होती है उसको अलग कर दिया जाता है, कपास को अलग कर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कंकतन के द्वारा किया जाता है। कंकतन एक प्रकार का, हम उसको मशीन कह सकते हैं, जो कि धागों से बना होता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, कपास के बीजों को अलग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रुई के बारे में इतनी जानकारियाँ मिल गई जो कि आपको याद रखना है। तो आप क्या क्या याद रखोगे कि ये कपास तंतुओं से बनती है, इसका उपयोग हम लैंपों में करते हैं, गद्दों, रजाइयों और तकियों में करते हैं। इसकी जो फसल होती है वो काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। साथ ही वैसे राज्य जहाँ की कपास की खेती होती है, तो वैसे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक। और भी बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ राज्यों का एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पौधों से फल को प्राप्त किया जाता है हस्तचयन विधि के द्वारा। उसके बाद कंकतन जो उपकरण है उसके द्वारा कपास के बीजों को अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी जो जो पढ़ा वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो आप एक टर्म्स देख रहे हो कपास ओटना, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कपास ओटना किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं जूट के बारे में, जिसे कि हम लोग पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो पटसन तंतु की प्राप्ति की जाती है वो पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखना है कि फूल से नहीं बल्कि तने से प्राप्त किया जाता है पटसन तंतु को। साथ ही इसकी जो खेती होती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो पटसन का जो पौधा होता है उसकी खेती किस ऋतु में की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। अगर हम वैसे राज्यों की बात करें जहाँ पे कि पटसन की खेती की जाती है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम ऐसे राज्य हैं जहाँ की पटसन की खेती की जाती है। साथ ही अगर हम बात करें कि पटसन तंतु को प्राप्त करने की विधि क्या है, तो इसकी विधि के अंतर्गत जो जो स्टेप्स आते हैं उसे हम लोग एक बार जान लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, अगर हम स्टेप 1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुष्पन अवस्था में फसलों की कटाई की जाती है। और जब फसलों की कटाई की जाती है उसके बाद क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कुछ दिनों तक उसके तनों को जल में भिगोया जाता है। यानी कि जब हम फसलों की कटाई कर लेते हैं उसके बाद उसका जो तना होता है उसको कुछ दिनों तक जल में भिगो कर रखते हैं, और जब कुछ दिनों तक वो जल में भीग जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथों द्वारा तंतुओं को अलग कर लेते हैं। यानी कि कब अलग करते हैं, जब वो जल में भीग जाता है कुछ दिनों तक, तो हम उसे आसानी से क्या करते हैं, हाथों के द्वारा तंतुओं को अलग कर लेते हैं, और जब वो अलग हो जाता है तो उससे हम लोग तागा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कौन कौन से स्टेप हो गए आपको वो याद रखना है। सबसे पहला स्टेप हो गया कि पुष्पन अवस्था में फसलों की कटाई की गई। उसके बाद जब कटाई हो गई तो कुछ दिनों तक तनों को जल में भिगो कर रखा गया, और जब कुछ दिनों तक वो जल में भीग गया उसके बाद हाथों से उसे अलग कर लिया गया, और जब हाथों से तंतुओं को अलग कर लिया गया उसके बाद उससे
तागे का निर्माण कर दिया गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जूट की प्राप्ति कैसे होती है, पटसन की प्राप्ति कैसे होती है, और इसके पहले हमने जो रुई यानी कपास के विषय में पढ़ा था वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और हम एक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं जिसे कि हम लोग कताई कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि कताई किसे कहते हैं तो आप सिंपली से बताएंगे कि रेशों से जो तागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग कताई कहते हैं। और अब हमें ये जानना है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि रेशों से तागा बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले रुई की एक जो पुंज होती है उससे रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो जो रेशे होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जब रेशे पास पास आ जाते हैं तो तागा बन जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कताई किसे कहते हैं और कताई का जो प्रक्रिया होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो कताई की जाती है उसमें कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हस्त तकुआ का इस्तेमाल किया जाता है, हस्त तकुआ जिसे हम लोग तकली भी कहते हैं, और दूसरा उपकरण है जिसे हम लोग चरखा कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि कताई में उपयोग की जाने वाली कौन कौन से उपकरण हैं, जिसे हम लोग युक्तियाँ भी कह सकते हैं कि कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है कताई के लिए। तो हस्त तकुआ जिसे हम लोग तकली कहते हैं, और दूसरा उपकरण है चरखा। तो इस तरीके से आपको कताई के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम सभी को याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, और उन्होंने जिस संगठन का निर्माण किया उसे हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। यानी कि इस संगठन का निर्माण क्यों किया गया, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण क्यों किया गया, ताकि खादी के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा सके। आजकल लोग खादी का इस्तेमाल करना बिल्कुल भूल चुके हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि खादी का उपयोग करते हैं, जबकि हमें इसका उपयोग करना चाहिए, प्राकृतिक है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने हमें इसके इस्तेमाल के लिए कितना प्रेरित किया था। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया है जिसे हम लोग कहते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, और इस आयोग के अंतर्गत खादी के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। वैसे तो हमने देखा कि चरखा का इस्तेमाल किया जाता है, फिर हस्त तकुआ यानी कि तकली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम अगर बात करें कि बड़े पैमाने पर जो तागों की कताई का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कताई मशीनों के द्वारा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें समय कम लगता है। वहीं अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो इसमें अधिक समय लगता है, और जो तागों का निर्माण होता है वो बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। वहीं मशीनों की अगर हम बात करें तो वो जल्दी जल्दी अपने काम को कर लेती है और अधिक से अधिक तागों का निर्माण भी कर लेती है। अब देखिए, जब कताई हो जाती है यानी कि तागों का निर्माण हो जाता है, उसके बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, तो तागों या धागों को एक साथ मिला करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वस्त्र का निर्माण कब होगा, जब हम तागों को एक साथ मिलाएंगे। और तागों का निर्माण कैसे होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि तागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो आप याद रखेंगे कि एक विधि है बुनाई और दूसरी विधि है बंधाई। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों विधियों को याद रखेंगे कि ये जो दो विधियाँ हैं वो किस प्रकार की विधियां हैं, तो ये तागे से वस्त्र बनाने की प्रमुख विधियां हैं। अब हम जान लेते हैं कि बुनाई क्या होता है। तो देखिए, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग वीविंग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बुनाई नाम देते हैं, यानी कि उसे हम लोग बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघा एक उपकरण होता है फ्रेंड्स, जिस पर कि वस्तुओं की बुनाई की जाती है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो बुनाई का काम होता है वो करघों पर किया जाता है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित, और ये जो करघे होते हैं या तो कुछ करघे ऐसे होते हैं जो कि हाथों से काम किया जाता है उस पर, और कुछ विद्युत प्रचालित भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि
इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और कुछ हाथों से भी, यानी कि सिंपली हम लोग हाथों से भी काम कर सकते हैं कड़घों पे। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे अंतिम में हमें एक बात ये जानना है, फ्लैक्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लैक्स होता है ये पादपों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु है। यानी कि फ्लैक्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो पादपों से प्राप्त होता है। और चूंकि ये पादपों से प्राप्त होता है तो ये किस प्रकार का तंतु है, प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। यानी कि प्राचीन मिस्र में जब वस्त्र बनाया जाता था तो उसके लिए क्या किया जाता था, रुई और फ्लैक्स की कृषि की जाती थी। और कहाँ की जाती थी, तो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। और इसकी खेती वो इसलिए करते थे क्योंकि रुई और फ्लैक्स की मदद से वो वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको याद रखना है कि फ्लैक्स किसे कहते हैं। फ्लैक्स आपके बहुत ही चैप्टर के नीचे में दिया हुआ है, तो आप इसको स्किप मत कर जाना, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैक्स को लिखा है और आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो फ्लैक्स होता है वो पादपों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु है और प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग किया जाता था वस्त्र बनाने के लिए। और इसकी खेती कहाँ की जाती थी, तो रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।